बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे प्लैटिनियम प्रोग्राम्स को कौन नहीं जानता, लेकिन ये प्रोग्राम अब बन गया है एलीट प्रोग्राम का हिस्सा, जिसमें आपको हमेशा की तरह इंटरनेशनल प्रोफाइल मिलेगी, आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जमा होगी, आपके लिए रिप्लाईज का इंतजाम हमारा ही होगा, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रोसेसिंग हमारी जिम्मेदारी पे ही रहेगी और ये तमाम काम हम आपको हमेशा की तरह करके देंगे। लेकिन अब ये एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और उसके अंदर शामिल है विजिट वीज़ा भी। अगर आप विजिट वीज़ा लेंगे तो ये तमाम की तमाम सर्विसेज आपको प्लैटिनियम प्रोग्राम की उसी के अंदर मिल जाएंगी। एलीट प्रोग्राम कहलाएगा और अपने विजिट वीज़ा को और वर्क वीज़ा को सिक्योर कीजिए। आज इस वीडियो में हम हंगरी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मुकम्मल बात करेंगे, फ़ीस के हवाले से बात करेंगे, एडमिशन मंथ्स के हवाले से बात करेंगे, इनटेक के हवाले से बात करेंगे, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको हंगरी के हवाले से, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से आपको A to Z मालूमात मिलने वाली है। दरख्वास्त यही है कि एक बार इसको देख करके आप अपने आप को कम्प्लीटली इन्फॉर्म कर लें कि कैसे होगा, क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का, तमाम चीज़ों का A to Z खर्चा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मशवरा ये है कि कम से कम आपकी तालीम इंटर होनी चाहिए, 12 जमात, क्योंकि वो 12 साल की तालीम मांगते हैं। अगर तालीम 12 साल की नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। मैट्रिक की बेस पर भी कुछ रास्ते हैं, मगर वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें जो रेशो है वीज़ा लगने का वो हाई नहीं है। ठीक है, काम वो करें जो पक्का हो। अगर आपको पढ़ना है, एजुकेशन करनी है, तो फिर इंटर कम से कम होना चाहिए। इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो हंगरी के हवाले से मैंने आपसे कहा कि कम से कम इंटर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो हंगरी है वो आपको जो एडमिशन देता है वो फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए आपको देता है। फॉल सेमेस्टर जो है वो आता है सितंबर इनटेक है और ये इसका मेन इनटेक होता है। एडमिशन ओपन हो जाते हैं नवंबर दिसंबर से। ठीक है ना, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जुलाई का एंड चल रहा है, तो जुलाई के एंड में बात कर रहा हूँ। तो आपके पास हमेशा ही हर साल नवंबर दिसंबर में इसका जो लेकर के तकरीबन मार्च अप्रैल तक इसके एडमिशन जो है वो ऑन रहते हैं, आपके इल्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी हवाले से कर रहे हैं तो आपको जल्दी करना चाहिए। तो नवंबर से मामला शुरू होता है और ये अप्रैल तक चला जाता है। एप्लीकेशन डेडलाइन समझ लीजिएगा कि एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो मार्च से जून तक की होती है। और अगर आप जो स्टेम्पोडियम या हंगरीकम स्कॉलरशिप होती है, जिसके अंदर आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, तमाम चीज़ें फ्री होती हैं, तो उसकी जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी तक होती है। ये जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ ये हंगरी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है। ये किसी और स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई मत कर दीजिएगा। हर एक की अपनी एज लिमिट है, हर एक अपनी रिक्वायरमेंट है, तो आपने मैच नहीं करना। ये सिर्फ हंगरी के लिए मालूमात है। आप कहते हैं कि क्या मैं इसको आइल्स के बगैर कर सकता हूं? जी हाँ, इसको आप आइल्स के बगैर कर सकते हैं। आपके पास MOI होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, जो आपको आपके ही इदारे से इशू किया जाता है कि आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको ज़रूरत नहीं है और इसको कबूल कर लिया जाता है। यूनिवर्सिटी जो है वैसे भी आपसे एक टेस्ट का तकाजा करती है, जो कि नॉर्मली जूम पे अब हो जाता है, जिसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको वो आइल्स के लिए मजबूर करे। लेकिन अगर आपके ऊपर आइल्स या इंग्लिश टेस्ट बन ही रहा है तो आप डिलिंगो टाइप टेस्ट करके अपने काम को आसान भी कर सकते हैं। ठीक है, अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होंगे जो आपको रिक्वायर होंगे, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपका जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हैं, इंक्लूडिंग योर मार्कशीट्स, ये आपके BISC से वेरीफाई होंगे। उसके बाद आपके ये IBCC से वेरीफाई होंगे और उसके बाद ये मूफा से आखिरी में वेरीफाई होंगे। इसके बाद पासपोर्ट और पिक्चर्स जो हैं, आपको पिक्चर्स फ्रेश चाहिए। इसके अलावा जो पासपोर्ट है कम से कम 1.5 से 2 साल का वैलिड होना चाहिए। इंग्लिश के हवाले से आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके पास या तो आइल्स है या डुओलिंगो है या आपके पास MOI सर्टिफिकेट है जो आपके इदारे ने आपको लेके दिया है। इसमें बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है आपका SOP, आपकी CV एंड रिकमेंडेशन लेटर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बेहतरीन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो हैं वो आप जारी करें और उसको आप लिखें या लिखवाएं, ताकि आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग ही जाए आगे। आपको जो इम्प्रेशन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप उनके सामने, उनके इदारे के सामने, उनके गवर्नमेंट के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने आपका डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, आप थोड़ी जा रहे हैं। आपका डॉक्यूमेंट मस्ट बी
अप टू द मार्क जिस तरीके से होने चाहिए। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस समझ लीजिएगा कि एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर सबसे पहले होता है कि आपने फॉर्म जमा कराना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। वो तकरीबन आप दिमाग में रखिएगा कि 50 से 150 यूरो की ये हो सकती है, डिपेंड करता है। और वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड पर्पस जो प्रोसेस है वो आपके इल्म में होना चाहिए कि वीज़ा एप्लीकेशन है वो तकरीबन 110 यूरो से ये होती है। और अपॉइंटमेंट के बाद आपका इंटरव्यू जो है, एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो आपका एम्बेसी में हो सकता है, उसके लिए माइंड रखिएगा। बल्कि आप अब इस तैयारी से जाएं कि आपका इंटरव्यू वहाँ पे होगा, आपसे वो पूछ सकता है कि आपने हंगरी का ही इंतखाब क्यों किया, आप हंगरी ही क्यों आना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको अगर वीज़ा जारी कर दिया जाने के बारे में मशवरा कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आपको हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वीज़ा मेरा अप्रूव हो रहा है, तो ये सबसे पहले बात तो ये कि खुशखबरी की बात है। उसके बाद ये है कि 30 दिन वो पासपोर्ट रखते हैं और 30 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट जारी कर देते हैं, वापस कर देते हैं विद स्टिकर ऑफ वीज़ा। और उसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपने वहाँ पर इमिग्रेशन में जा कर के अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके मिलते हुए आपने गवर्नमेंट के सामने अपना हाज़िरी देनी होती है और वो आपको दे देते हैं TRC, टेम्परेरी रेजिडेंसी PR, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंसी है, PR नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने जो अगर अल्लाह ना करे जिन लोगों का डिसअप्रूव हो जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है उनको पे जो उन्होंने की थी, बाज़ कहते हैं कि जी आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे दें, बाज़ कहते हैं कि जी आप 1 साल की फ़ीस दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है, अप्रूव हो गया, आप जाएंगे तो अगर वो 6 महीने की फ़ीस होगी तो वो 6 महीने तक करामद होगी, अगर साल की होगी तो वो साल तक करामद होगी। और जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उनकी पूरी की पूरी फ़ीस जो है वो उसी अकाउंट में वापस आती है जिस अकाउंट से आपने बैंक के ज़रिए उनको वो फ़ीस अदा की होती है। तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो कि 100, 200, 300 हो सकते हैं वो ज़रूर डिडक्ट होते हैं, उसके लिए अपने माइंड को बना के रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब वाला। आगे हम जाते हैं तो एज लिमिट के हवाले से बहुत ज़रूरी है, आपके इल्म में होना चाहिए कि आपकी तालीम, आपकी जो एज है वो 18 साल से बड़ी हो और 28 साल से बड़ी ना हो। तो आप हंगरी के 12 साल की तालीम के साथ आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कहलाते हैं। स्टडी गैप के हवाले से लोग पूछते हैं कि मेरा तो स्टडी गैप है, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, काबिल कबूल है। इतना गैप काबिल कबूल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने वेरिफिकेशन करवानी है, बोर्ड की वेरिफिकेशन है यानी कि BISE की, उसके बाद IBCC अटेस्टेशन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और कोऑर्डिनेशन की, इसके अलावा मूफा अटेस्टेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की। तो यहाँ पर आके आपके मामलात बन जाते हैं। एडमिशन इनटेक टारगेट आपको करना पड़ता है सबसे पहले। अब जुलाई चल रहा है तो इसके हवाले से अगर मैं आपको इन्फॉर्म करूँ तो ये जो इनटेक है स्प्रिंग इनटेक ये फरवरी 2027 के लिए स्टार्ट होगी और इस एडमिशन के लिए आपको सितंबर अक्टूबर के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आज से आप टारगेट करें तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फरवरी के लिए करें 2027 या फिर आप करें सितंबर अक्टूबर के लिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर या आपकी लक के ऊपर। एडमिशन के इनटेक जो है वो शुरू हो जाते हैं, एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है नवंबर दिसंबर से और फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर मामला ये है कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं और उनकी काफ़ी मुनासिब फ़ीस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसमें आप कहते हैं कि हम हंगरी को लें क्यों, मतलब हम हंगरी के बारे में बात कर ही क्यों रहे हैं। हंगरी के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह के ऊपर लोकेट करती है जिसको आप शेंजन जोन कहते हैं। और अगर आप यहीं से एजुकेशन लेते हैं, अपनी ज़बान को ठीक करते हैं, तो आप हंगरी के अंदर या हंगरी के बाहर शेंजन जोन में कहीं और फ्यूचर में अपनी जॉब को सिक्योर कर ही लेते हैं। क्योंकि जो लोगों ने हंगरी में स्टडी किया है उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो कम से कम 2 साल तो वहाँ रहते ही हैं। तो 2 साल में वो अपने लिए अच्छा खासा नेटवर्क क्रिएट करते हैं और जॉब सिक्योर करने में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आज तक तो नहीं आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप को, अगर आप 18 से 28 के बीच में हैं और आपने इंटर कर लिया है तो हंगरी इज़ अ गुड ऑप्शन। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, 3000, 4000 यूरो के अंदर सालाना फ़ीस के साथ अगर आपको ये मौका दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि आप इल्लीगल की तरफ जाएं या एजेंटों के मुंह में आप 20-25 लाख रुपए डालें। उससे अच्छा नहीं है कि आप एक प्रॉपर लीगल पाथवे ले लें। तो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं आपके माँ बाप से बात भी कर रहा हूँ कि क्यों ना आपके बच्चे को हम बहुत ही कम पैसों में, कम फीस में हंगरी ही भेज दें, ताकि वो यूरोप में ही सेट होना है। तो फिर वो किसी को 25 लाख या 20 लाख भी क्यों दे या 12 लाख भी क्यों दे या 10 लाख भी क्यों दे,
क्यों ना वो वही पैसे अपने ऊपर लगा करके अपने आप को हंगरी स्टडी वीज़ा के लिए फ़िक्स कर ले फॉर 2 इयर्स, और 2 इयर्स के बाद इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उसको वहाँ पर जॉब कंटिन्यूटी में मिल जाती है। और ये ऑफ़र उसको इसलिए मिलती है क्योंकि वो उसी रीजन का, उसी एरिया का बच्चा होता है और वहीं से उसने पढ़ा हुआ होता है, वहीं का वो TRC होल्डर होता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती भी नहीं है। क्योंकि जब उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं हंगरी में रहता हूँ। आप कहाँ पढ़ते हैं, मैं हंगरी में पढ़ता हूँ। आपकी डिग्री कहाँ की है, हंगरी की डिग्री है। तो ये बहुत एक अच्छा अमल है। अगर वो आगे फर्दर मास्टर्स करना चाहे, बैचलर्स के बाद और पढ़ना चाहे, तो भी उसके पास ऑप्शन होते ही हैं। वो चेंज कर सकता है, वो उस टाइम तक अपने आप को मज़ीद लैंग्वेज अगर वो कमांड कर लेता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है बहुत सारे ममालिक के अंदर, लाइक जर्मनी। तो वो अपने आप को आगे सेट और मज़ीद भी कर सकता है। बट ये जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करता है अपने ऊपर। और अच्छी बात यही होती है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको खुशी इस बात की होती है कि जो भी हो रहा है लीगल हो रहा है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।